वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। और जैसे कि सब्जेक्ट कोड आपको टाइटल में और स्क्रीन पर दिखाई दे भी रहा होगा, यह है आपका बीपीएससी 133 पॉलिटिकल साइंस यानी तुलनात्मक सरकार का अध्ययन। यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक किया जो है राज्य और इसकी प्रकृति। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, आपसे डायरेक्ट टिप्पणी करा सकते हैं कि राज्य ही क्या होता है, आपसे इस पर टिप्पणी कराई जा सकती है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे, साथ साथ आपको एक इन्फॉर्मेशन मुझे ये देनी है कि बीपीसीसी 131 साइकोलॉजी की जो क्लास है वो आज शाम को आपके लगभग 5:15 बजे करीब लाइव क्लास आपकी होने वाली है, तो उसका आप जरूर वेट करें। फिलहाल आप इस क्लास को बहुत ध्यान से समझें। सबसे पहली बात तो पहला सवाल आपका ये बनता है, राज्य होता क्या है, व्हाट इज स्टेट। राज्य यानी कि आप बोल सकते हैं इसे स्टेट। दोस्तों क्लियर, स्टेट, स्टेट का मीनिंग क्या होता है। राजनीतिक विज्ञान की भाषा में अगर बात करें या पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बात करें तो राज्य का मतलब क्या है। राज्य का मतलब होता है सरकार, और सरकार को ही हम शासन भी कह देते हैं और इसे ही हम देश कह देते हैं। यानी कि राजनीतिक विज्ञान की भाषा में कंट्री और स्टेट में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कंट्री को एज अ स्टेट नोट किया जाता है, एज अ राज्य नोट किया जाता है, ये बात आप याद रखिए। यहाँ पर कंट्री को क्या कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर कंट्री को ही कहा जाता है क्या, आपका स्टेट। इतनी बात आपको याद रखनी है। देखिए, जब भी ये बात सामने आती है कि राज्य होता क्या है, तो राज्य का अध्ययन करने वाले जो लोग हैं राज्य की परिभाषा अलग अलग अर्थों में देते हैं। जैसे वास्तव में राज्य होता क्या है, देखिए पहली बात तो उदारवादियों ने क्या परिभाषा दी, एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये बनता है राज्य का, और दूसरा कि मार्क्सवादियों ने राज्य के बारे में क्या कहा। क्योंकि आपको पता है उदारवादी वो लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चाहते हैं, जिनकी सोच जो है वो खुलेपन से रिलेटेड होती है। मार्क्सवादी जबकि जो समाजवाद की बात करते हैं, जो समाज की भलाई की बात करते हैं, साम्यवाद की बात करते हैं, वो राज्य को अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। अगर बात करें उदारवादियों की, उदारवादियों ने कहा है कि राज्य को एक संगठित सामाजिक संस्था बताया है, मनुष्य के एक समुदाय के रूप में देखा है जो समाज के अन्य संगठनों से ऊपर स्थित है। यानी उदारवादी ये कहते हैं कि राज्य कुछ अलग नहीं है, राज्य तो एक सामाजिक संस्था ही है, बस वो समाज से थोड़ा ऊपर लेवल पर काम करता है। समाज से एक अलग हिस्सा क्या बन जाता है, राज्य बन जाता है, या फिर समाज का समूह ही क्या है, राज्य है। छोटी छोटी सोसाइटी मिलकर क्या बनाती है, एक स्टेट यानी राज्य का निर्माण करती है। ऐसा कहने का काम किनका है, उदारवादियों का। जबकि मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और प्रभुत्व का साधन है। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि राज्य यानी कि सरकार, सरकार का काम क्या होता है, सरकार का काम होता है ऊपर गद्दियों पर बैठ के नीचे वाले निचले वर्गों का क्या करना, शोषण करना, उन पर अपना दबदबा बनाना, ये होता है राज्य का काम। ये किसका कहना है, ये है आपका मार्क्सवादियों का कहना। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके साथ साथ जो अराजकतावादी हैं, जो अराजकतावादी कौन होते हैं, जो क्या करते हैं दोस्तों, अशांति फैलाते हैं। लोकतंत्रवादी जो हैं और गांधीवादी जो हैं, इन सब का भी राज्य के बारे में अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। हर कोई राज्य की डेफिनेशन अलग अलग तौर पर देता है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको इसी को अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि इससे आपको ज्यादा समझ में आता है, जो मैं लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, जब भी आपसे पूछा राज्य क्या है, तो आप कहेंगे राज्य को तो अलग अलग तरीके से क्या किया गया, परिभाषित किया गया है। एक परिभाषा इसकी राज्य के दिया उदारवादियों ने, किसने दोस्तों, एक परिभाषा राज्य की दिया उदारवादियों ने, और दूसरी दिया आपकी किसने, मार्क्सवादियों ने, मार्क्सवादी, है ना। तो राज्य की दो परिभाषाएं यहां से निकलती हैं। उदारवादी ये कहते हैं कि राज्य क्या है, राज्य है एक सामाजिक संस्था। क्या है दोस्तों, सामाजिक संस्था, है ना, ठीक है। ये सामाजिक समूह भी कह देते हैं, कई बार राज्यों क्या कह देते हैं, सामाजिक समूह। उदारवादियों का कहना है कि समाजों से ऊपर है, जो राज्य है ये समाजों से ऊपर की संस्था है। ये बात भी किसका कहना है, ये बात भी कहना है आपका किसका, उदारवादियों का, कि ये समाज से ऊपर की संस्था है, यानी समाज के लोगों के भलाई के लिए जो काम करती है ना। या फिर आप कह सकते हैं लोगों का शासन जो चला रहा है, लोगों का शासन चलाने वाली जो संस्था है वो क्या है, आपका शासन चलाने वाला जो है वही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, वही राज्य है। जबकि अगर बात करें मार्क्सवादियों की, तो मार्क्सवादी कुछ और ही राग गा रहे हैं। मार्क्सवादियों क्या कहना है, इनकी सुन लो। मार्क्सवादी आपके ये कहते हैं कि मार्क्सवाद के अंतर्गत राज्य करता क्या है, राज्य जो है, राज्य अपने निचले वर्गों पर क्या करता है, निचले वर्गों पर, निचले वर्गों पर क्या करता है, शोषण करता है, एक बात। या फिर आप कह सकते हैं
प्रभुत्व जमाता है, दबदबा जमाता है, ये काम है किसका? राज्य का। क्योंकि मार्क्सवादी लोग वो होते हैं जो समाज का भला चाहते हैं और इनके अकॉर्डिंग सरकार जो है वो समाज का भला नहीं करती। तो जो लोग समाज का भला चाहते हैं, जो समाज के निचले तबके के, स्पेशली आप कह सकते हैं जो मजदूरों की तरफ ध्यान आकर्षित करते हैं, उन लोगों को मार्क्सवादी कहते हैं। जबकि उदारवादी कौन होते हैं? जो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चाहते हैं। जो क्या चाहते हैं दोस्तों? स्वतंत्र अर्थव्यवस्था चाहते हैं। साथ साथ जो पूंजीवाद के समर्थक हैं, जो क्या चाहते हैं देश में? पूंजीवाद चाहते हैं। इसलिए अमीर लोगों पर क्या करते हैं? फोकस करते हैं अमीर लोगों पर। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि राज्य क्या है, राज्य की क्या डेफिनेशन है, उदारवादी और मार्क्सवादी विचारधारा इसके बारे में क्या कहती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। डन। तो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं आपको ऐसे ही समझाता चलूंगा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट की। देखिए, सेकंड कॉन्सेप्ट है विकासशील देशों में राज्य कैसे होते हैं। अब देखिए, राज्य दो तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला तरीका होता है उसमें विकासशील देश। कौन से देश दोस्तों? पहले होते हैं आपके विकासशील देश। विकासशील देश कौन से होते हैं? जैसे इंडिया आप देखिए, धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ रही हैं, धीरे धीरे फैसिलिटीज जिन्हें आप कहते हैं वो बढ़ रही हैं, धीरे धीरे विकास हो रहा है, आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, विश्व से संबंध क्या हो रहे हैं? मजबूत हो रहे हैं, लगातार जनसंख्या भी बढ़ रही है। हालांकि पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पॉइंट है ये, लेकिन कई बार इसे पॉजिटिव अर्थों में देखा जाता है। और भारत की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बढ़ रही है। तो ये क्या कर रहा है? ये विकास कर रहा है। जो देश विकास कर रहे होते हैं ऐसे देशों को क्या कहते हैं दोस्तों? विकासशील देश कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें ही कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में इन्हें कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्री। हम इन्हें कहते हैं जो देश क्या कर रहे होते हैं, नॉर्मली जो देश विकास कर रहे होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। अब आप कहेंगे सर लैटिन अमेरिका कौन सी होती है? लैटिन अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका, जिसमें ब्राजील सबसे बड़ा देश है। इन सभी देशों में जो अर्थव्यवस्था है वो सारी क्या है? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था है। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। एशिया में तो बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। अगर बात करें श्रीलंका, ये भी विकासशील देश। हमारा स्वयं भारत विकासशील देश। पाकिस्तान विकासशील देश। नेपाल आपका हालांकि अल्प विकसित है, लेकिन अब यह भी विकासशील की श्रेणी में आ गया है। दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो ब्राजील आपका क्या है? विकासशील देश। अफ्रीका में बात करें तो आपका नाइजीरिया जैसे गरीब देशों की श्रेणी में आता है, लेकिन इसे आप इस श्रेणी में रख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे देश हैं जिनमें विकास अभी पूरा नहीं हुआ है, विकास के पथ पर अग्रसर हो रहे हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे देशों को हम क्या कह देते हैं? विकासशील देश कह देते हैं। क्लियर? क्योंकि इनके सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, उनका सामना इन्हें करना पड़ा है, अपनी आजादी के लिए इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ी है। इन देशों में ज्यादातर मिलता क्या है? इन देशों में आपको गरीबी देखने के लिए मिलेगी, आर्थिक निर्भरता देखने के लिए मिलेगी, निर्जातीयता देखने के लिए मिलेगी, धार्मिक और कबीलियाई संघर्ष आपको देखने के लिए मिलेगा। आप ही देखिए, भारत में गरीबी भी है, अभी हम आर्थिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर भी हैं, धार्मिक संघर्ष भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है, साम्राज्यवादी शोषण आपको देखने के लिए मिलेगा, भ्रष्टाचार तो यहाँ कूट कूट कर भरा हुआ है, निरक्षरता यानी निरक्षरता क्या होती है? अनपढ़ होना लोगों का, है ना, पढ़े लिखे ना होना। तो ये सारी विशेषताएं होती हैं आपकी कौन से देशों की? विकासशील देशों की समस्याएं यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये है आपके विकासशील देश, यानी ऐसे देश जो विकास कर रहे हो, जिनमें कुछ मूलभूत विशेषताएं आपको देखने के लिए मिले। एग्जाम्पल्स मैंने देश के आपको बता दिए। महाद्वीप यहाँ पर लिखे हुए हैं कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के ज्यादातर देश क्या होते हैं दोस्तों? विकासशील होते हैं। जबकि अगर हम बात करें यूरोप के ज्यादातर देश क्या है दोस्तों? यूरोप के ज्यादातर देश विकसित देश हैं। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया जो कि अपने आप में देश भी है और समूह भी है, ये क्या है? ये भी क्या है? अपने आप में एक विकसित देशों की श्रेणी में ही आता है। तो डन, आपको विकासशील देशों के बारे में आप अच्छे से लिख पाएंगे, बना के लिख पाएंगे। आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर मिल गया। क्लियर? इन देशों की खास बात यह है, इन देशों में अभी तक पूरी तरीके से राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई है। क्या नहीं आ पाई? राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। फॉर एग्जाम्पल आप श्रीलंका में देख लीजिए, श्रीलंका में सिंघली और तमिल समुदाय के बीच में आज भी संघर्ष है। भारत की बात करें, हालांकि भारत में राजनीतिक रूप से स्थिरता है क्योंकि भारत में बीजेपी की अच्छी खासी सरकार चल रही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की अगर बात करें तो यहाँ पर कभी सेना का शासन रहता है, कभी लोकतंत्र रहता है। तो यहाँ पर राजनीतिक स्थिरता अभी तक आई नहीं है, इसलिए इन देशों को अभी विकासशील देशों की श्रेणी में रखा गया है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य, यानी राज्य के बारे में उदारवादी लोग क्या कहते हैं आपके और मार्क्सवादी लोग क्या कहते हैं। देखिए, उदारवादियों के लिए राज्य केवल अच्छे जीवन के लिए उत्पन्न नहीं हुआ है, बल्कि मानव अस्तित्व के लिए वह अभिपरिहार्य है। अजीब सा ये शब्द है, इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश में ज्यादा आसान है। इसे हम कहते हैं, जिसे हम अवॉइड ना कर सके, है ना, अनदेखा ना किए जाने योग्य। आप ऐसे लिख सकते हैं, अनदेखा ना किया
जाने योग्य, है ना, अनअवॉइडेबल जिसे हम कहते हैं। क्लियर। तो जो उदारवादी लोग हैं उनका ये कहना है कि राज्य केवल अच्छा जीवन आपको प्रोवाइड नहीं कराएगा, जैसा मार्क्सवादी कहते हैं। मार्क्सवादी कहते हैं राज्य का ये कर्तव्य बनता है कि राज्य अपने नागरिकों के लिए अच्छा जीवन क्या करे, प्रोवाइड करे, प्रदान करे। लेकिन उदारवादी कहते हैं केवल अच्छा जीवन ही राज्य उत्पन्न नहीं करता, बल्कि ये एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जहां पे लोग शांति से रहते हैं। अगर राज्य वाली व्यवस्था ना हो, सरकार ना हो, तो हमेशा अराजकता बनी रहेगी, यानी कि अशांति बनी रहेगी, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। तो राज्य एक ऐसी सिचुएशन प्रदान करके देता है। अब आप ही देखिए, भारत पाकिस्तान का युद्ध इसलिए नहीं होता क्योंकि भारत के पास अपना एक शासन तंत्र है, मोदी सरकार है, वो सरकार हर फैसले बहुत तरीके से लेती है, कूटनीति से लेती है, इसलिए युद्ध की संभावना कम हो जाती है। यही बात उदारवादी भी कहते हैं कि राज्य ही वो व्यवस्था है जो युद्ध को रोकती है, राज्य ही वह व्यवस्था है जो जीवन को संभव बनाती है, और राज्य ही वह व्यवस्था है दोस्तों जो अतिक्रमण से बचाव करती है। किससे? अतिक्रमण से। अतिक्रमण क्या होता है दोस्तों? आक्रमण करके दूसरों पर गुलाम बना लेना, कब्जा कर लेना। अगर किसी देश की शासन व्यवस्था कमजोर होगी तो सीधी सी बात है दूसरे देश का क्या बन जाएगा? गुलाम बन जाएगा। ऐसा कहना किसका है? आपका उदारवादी लोगों का कहना है। क्लियर। इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम बढ़ते हैं आगे। ये हो गया उदारवादी राज्य के बारे में क्या कहते हैं। अब बात करते हैं मार्क्सवादी राज्य के बारे में क्या कहते हैं। दूसरी ओर मार्क्सवादी जो है वो ये कहते हैं कि व्यक्तियों के अधिकारों और संपत्ति के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि प्रबल वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का दमन करना, यही क्या है? राज्य। मैंने आपको बताया था ना, वो ये कहते हैं कि जो प्रबल वर्ग है, यानी जो धनी वर्ग है, जो अमीर वर्ग है, ये क्या करता है दोस्तों? ये गरीब वर्ग का शोषण करता है। दूसरे वर्ग यानी गरीब वर्ग का क्या करता है दोस्तों? गरीब वर्ग का शोषण करता है, दमन करता है। इसी व्यवस्था को राज्य नाम दिया है किसने? मार्क्सवादी लोगों ने। मार्क्सवादियों ने यह तर्क दिया कि राज्य पूरे समुदाय का समग्र रूप से नहीं प्रतिनिधित्व कर सकता, ना ही उसका प्रतीक हो सकता है। मार्क्सवादी को यह कहना है कि जो सरकार में 50 से 60 लोग मंत्री परिषद में बैठे होते हैं, या 550 लोग, जैसे भारत के एग्जांपल ले तो 550 लोग जो लोकसभा में बैठे हैं, वो क्या भारत के 150 करोड़ की जनसंख्या जो लगभग 1 अरब 40 करोड़ हो चुकी है इस समय, उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? बात तो मार्क्सवादियों की भी सही है, लेकिन एक व्यवस्था को चलाने के लिए ऐसे 550 प्रतिनिधि हमें चुनने पड़ते हैं जो जनता के महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। इसी का नाम तो क्या दोस्तों? लोकतंत्र है। लेकिन मार्क्सवादी इस बात को बिल्कुल भी नहीं स्वीकारते। मार्क्सवादी तो केवल ये कहते हैं कि सरकार एक बड़ा व्यक्ति है जो छोटे छोटे वर्गों पर क्या करता है? छोटे छोटे वर्गों पर क्या करता है? लाठी चार्ज करता है ना। आप ऐसा मान लीजिए वो राज्य को इस रूप में देखते हैं, और ये जो छोटे छोटे लोग हैं इसे वो कहते हैं समाज का कमजोर वर्ग, है ना। और ये है आपका कौन? राज्य। ये दृष्टिकोण है आपका मार्क्सवादियों का। उनका कहना यह है कि राज्य जो है केवल और केवल मजदूरों का, समाज के पिछड़े लोगों का, कमजोर वर्गों का क्या करता है? शोषण करता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। क्लियर। इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकसित और विकासशील देश क्या है? अब बात करते हैं विकासशील देशों की, तो बात हमने पहले भी की थी। अब बात करते हैं विकसित देश क्या होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। क्या कहते हैं दोस्तों? डेवलप्ड। अब देखिए डेवलप्ड कंट्री होती क्या है। आपको क्या लगता है भारत में क्या क्या होना चाहिए? आप कहेंगे सर भारत में एप्पल का फोन की कंपनी होनी चाहिए, भारत में अपना क्या होना चाहिए? आप कह सकते हैं जो हम बाहर देखने जाते हैं, भारत का अपना इंग्लैंड होना चाहिए, है ना। भारत में गरीबी नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी नहीं होनी चाहिए, सबके पास रोजगार होना चाहिए, डिग्री करते ही अच्छी लड़की से शादी हो जाए, हमारी जिंदगी गुजर बसर मजे में हो, यहाँ पर बिल्डिंग ही बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना। तो भारत में जो भी आपको लगता है फलाना ढिमकाना होना चाहिए, वो आप किसी न किसी देश को देखकर ही बोलते हैं। ऐसा है कि नहीं है? आप कहेंगे अमेरिका में तो ये है, भारत में तो ये नहीं है। तो जिस चीज को लेकर आप भारत की बुराई करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, हालांकि जो हमें शोभा नहीं देता, जिस देश में हम रहते हैं, हम जिस देश के वासी हैं उस देश में गंगा बहती है ना, होठों पे सच्चाई रहती है, तो हमारा देश बेहतर है दोस्तों। लेकिन फिर भी हम अपने देश का कंपैरिजन दूसरे देशों से कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो जिन चीजों को लेकर हम दूसरे देशों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, वो सारी ही विशेषताएं डेवलप्ड कंट्री में आपको देखने के लिए मिलेंगी। विकासशील देशों की सारी समस्याएं विकसित देशों में जाके समाप्त हो जाती हैं। जैसे विकासशील देशों में गरीबी मिलेगी, तो वहां पे गरीब भी पढ़े लिखे मिलेंगे विकसित देशों में। देखा होगा आपने, गिटार बजा के तो भीख मांगते हैं वो लोग। तो यही अंतर है विकसित और विकासशील देशों में। देखिए, एक देश को विकसित या एक देश को विकासशील क्या बनाता है? क्या बनाता है मतलब कौन से ऐसे सिद्धांत जिनके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि कोई देश विकासशील है या विकसित। हालांकि सभी राज्य क्या होते हैं? विकासशील होते हैं। क्या अमेरिका पूरी तरीके से विकसित हो गया? अगर वो पूरी तरीके से विकसित हो गया तो उन्हें सारे इंस्टीट्यूशन बंद कर देने चाहिए। नासा को बंद कर दो भाई, सिलिकॉन वैली को बंद कर दो, गूगल बंद कर दो। लेकिन नहीं, हर देश विकासशील होता है, हर देश विकास कर रहा होता है, क्योंकि समाज को कभी भी गतिहीन नहीं
किया जा सकता, यानी समाज को कभी भी रोका नहीं जा सकता, विकसित होना रोक नहीं सकता। यानी कोई भी कंट्री अगर विकसित है तो उसका विकास रुक जाएगा, ऐसा कहना ठीक नहीं है। फिर विकसित देश कौन से होते हैं? ऐसे देश जहां पर जो मूलभूत समस्याएं अभी हमने पढ़ी थी ना, गरीबी, बेरोजगारी, ये ना के बराबर हो, ऐसे देशों को विकसित देशों की श्रेणी में हम रख देते हैं। टेक्निकल भाषा में कहें तो जिनकी क्या राष्ट्रीय आय या फिर प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, ऐसे देश जहां पर मूलभूत सुविधाएं हो, गरीबी ना हो, वही विकसित देश कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे लिखा हुआ है जर्मनी, नमीबिया, ब्राजील, कंबोडिया और यूएसए, तो अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से कौन से देश विकासशील हैं और कौन से देश यहाँ पर विकसित हैं, तो आप छूटते ये कह देंगे कि सर नमीबिया, ब्राजील, कंबोडिया ये विकासशील हैं, जबकि जर्मनी और अमेरिका क्या है, विकसित है। लेकिन आपने ये भेद किया कैसे, मैं बताता हूँ आपने कैसे किया। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देखकर, जैसे आपने टीवी में देखा कि यूएसए में तो बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, गूगल, जितना हमें पता है हम उसके बेस पर क्या कर देते हैं, विकसित और विकासशील का क्लासिफिकेशन कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। विकसित और विकासशील देशों के बीच में क्लासिफिकेशन के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं जो अर्थशास्त्र में आपने पढ़े होंगे। जैसे राष्ट्रीय आय, किसी देश की राष्ट्रीय आय किस लेवल की है, जीडीपी किस लेवल की है, उसके आधार पर क्या किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है। किसी देश में कितनी सुविधाएं हैं, किसी देश में आप कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय कितनी है, गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, उसके बेस पर किसी भी देश को विकासशील या विकसित कहा जाता है। इसके बेस पर नहीं कहा जाता कि किसी देश में कितनी, आप ऐसा कह सकते हैं कितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं या कितनी टेक्नोलॉजी है। हालांकि टेक्नोलॉजी एक एस्पेक्ट हो सकता है दो देशों को आपस में क्लासिफाई करने का। क्लियर दोस्तों? चलिए विकसित देशों में राज्य के बारे में बात करते हैं, ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहां पे सरकार किस तरीके से काम करती है। अब अमेरिका में देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जितनी छूट है लोगों को मोदी तक को चार बात कहने की, मोदी सरकार को और हमारे नरेंद्र मोदी को चार बात कहने की, जो कि हमें शोभा नहीं देती, ऐसा विकसित देशों में नहीं देखने को मिलता। वहां पर बहुत ज्यादा दमनकारी सरकार आपको देखने के लिए मिलेगी, वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए, उन्नत या विकसित देशों में सीधी सी बात यह है कि राज्यों के अलग अलग इतिहास होते हैं, संस्कृति, परंपराएं, संरचनात्मक ढांचे होते हैं। इसलिए आपको इस बताया जा रहा है कि जो विकासशील समाज है वहां की अर्थव्यवस्था और जो विकसित देशों की अर्थव्यवस्था है, इन दोनों के बीच में कुछ मूलभूत विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन याद रखिए कि जो उन्नत देश होते हैं, ये लाइन नोट करने वाली है, जो उन्नत देश हैं उन पर राज्य जो है बल का प्रयोग करता है शासन चलाने के लिए। ये एक अच्छी लाइन यहाँ पर आपको मिली कि जो विकसित देश है वहां की सरकार अपने शासन को चलाने के लिए बल का प्रयोग करती है, दमनकारी शासन होता है। दमनकारी समझते हो आप, कंट्रोल करके शासन करती है, वहां पर बोलने की इतनी आजादी नहीं होती। समझ रहे हो? बहुत ज्यादा विकास कर लेने के बाद कोई आपकी नहीं सुनता, जनता की कोई नहीं सुनता। क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? तुमने देखी होगा पिक्चर में, आपने वो देखी होगी धूम 3 मूवी देखी होगी, उसमें आमिर खान एक गिटार बजाने वाले को क्या कर देता है, नोट पकड़ा देता है, डॉलर की गड्डी पकड़ा देता है। क्या सिचुएशन है? गरीबी हर जगह है, बस गरीबी की परिभाषा अलग अलग है। जैसे भारत में क्या है, रोटी कपड़ा मकान जिसके पास नहीं है वो गरीब है। अमेरिका जैसे देशों में क्या, जिनके पास गाड़ी नहीं है वो गरीब है। गरीबी की परिभाषा बदलती है, गरीब हर जगह है। और याद रखिए विकसित देशों में राज्य जो है, सरकार जो है, ये दमनकारी शासन करती है, ऐसा आपकी किताब कहती है। शासक वर्ग जो है सत्ता को बल के माध्यम से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, यानी मेरा ही सिक्का चलेगा। ऐसे नहीं कि लोगों को, जैसे हमारी मोदी सरकार, इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया हुआ है। लोगों को क्या किया हुआ है, अपने सारे नियम कानूनों से अवगत करा के, उन्हें अवेयर करके, उन्हें क्या कर रखा है, मना रखा है कि हमें वोट दो। उनके ऊपर दबाव नहीं बना रखा। अगर दबाव बना देगी सरकार तो फिर लोकतंत्र कहेगा। हम वोट अपनी मर्जी से देते हैं या दबाव में आके? आप कहेंगे सर अपनी मर्जी से देते हैं। लेकिन विकसित देशों में नॉर्मली सत्ता को बल के प्रयोग के माध्यम से क्या किया जाता है, संभाला जाता है। और वहां पर ज्यादातर एक्टिव रहती है नागरिक समाज संस्थाएं, जैसे स्कूल और मीडिया। मेन काम जो सरकार के खिलाफ वहां कर रही होती है वो आम जनता नहीं, यहाँ तो जनता ही सड़कों पर उतर आती है, जंतर मंतर पर खड़ी हो जाती है। विकसित देशों में मीडिया और स्कूल के बच्चे या कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस काम को कर रहे होते हैं विरोध करने का, वरना आम जनता विरोध को लेकर कुछ नहीं कर पाती। तो उम्मीद है क्लास में आपको वास्तव में मजा आया होगा। ऐसे ही क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने बीपीएससी 133 के व्हाट्सएप ग्रुप से हमें जरूर शेयर करें। आज के लिए केवल इतना ही दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।